आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मनी एंड इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। तो आप समझिए मनी का सिंपल सा मीनिंग आप जानते हैं पैसा, और इन्फ्लेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या निकलता है हमारा, महंगाई। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमें पहला टॉपिक दिया गया है, पहला टॉपिक क्या दिया गया है, मीनिंग्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की मीनिंग्स क्या होती है, बार्टर सिस्टम होता क्या है, फिर उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकंड पॉइंट हमें दिया गया है, सेकंड टॉपिक दिया गया है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। अब मनी के कॉन्सेप्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, मनी का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे वो धीरे धीरे डेवलप होती गई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद थर्ड टॉपिक दिया गया है मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ द मनी। अब मनी का मीनिंग क्या निकलता है, क्या क्या डेफिनेशन है मनी की, या कैसे यूज किया जाता है, और फंक्शन क्या क्या है मनी के। ठीक है, वो दिया गया। उसके बाद फोर्थ टॉपिक दिया गया टाइप्स ऑफ मनी। फिफ्थ दिया गया मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन किस किन चीजों की वजह से होती है। ठीक है, तो अब हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं चैप्टर के। पहले तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या दिया गया इंट्रोडक्शन में, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड अ पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स बाय वंस ओन प्रोड्यूस। ठीक है, thus a person tries to satisfy maximum possible wants by way of mutual exchange of goods and services। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान या कोई भी ह्यूमन अपनी वांट्स को सेटिस्फाई खुद के प्रोडक्शन से नहीं कर सकता। जैसे कि अगर कोई फार्मर है, ठीक है, अगर कोई फार्मर है तो क्या करेगा, फार्मिंग करेगा, सिंपल सा वे है। अगर अब उसको लकड़ी की चेयर चाहिए होगी तो वो लकड़हारा तो बन नहीं जाएगा कोई फार्मर। ठीक है, या जैसे कोई अदर अदर चीज है, कोई फार्मर है, अब उसको क्या चाहिए, फोम चाहिए या कोई भी अदर चीज चाहिए, तो वो क्या कर, फोम की फैक्ट्री तो खोल नहीं सकता। तो इसी तरह हमें क्या बताया गया इंट्रोडक्शन में, कोई भी ह्यूमन है, कोई भी पर्सन है, वो अपनी जितनी भी वांट्स है उनको खुद से प्रोड्यूस करके सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो सभी वांट्स को मिनिमम या मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, म्यूचुअल एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पे वर्ड नोट डाउन कर लीजिए, म्यूचुअल एक्सचेंज। मतलब हम एक अपनी जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे से चीजों का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, आप जैसे देखते हैं कि मार्केट में जाएंगे तो अलग अलग चीजों की दुकानें खुली होती है। जैसे कोई मोबाइल शॉप अलग खुली होगी, राशन की दुकान अलग होती है, या हार्डवेयर की दुकान अलग होती है। तो हम क्या करते हैं, हमें जिन चीज की जरूरत होती है हम उन चीजों की दुकानों पे जाके लेते हैं। तो वही इसमें सिंपल सा मीनिंग क्या दिया गया है, म्यूचुअल एक्सचेंज। और एक्सचेंज में क्या देते हैं, हमको मनी देते हैं, पैसा देते हैं, जिसके एक्सचेंज में हमें हमारे पर्टिकुलर गुड्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। लेकिन अब एंशिएंट टाइम में क्या होता था, इन एंशिएंट टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड टू सैटिस्फाई देयर वांट्स बाय एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज अमंग देमसेल्व्स। लेकिन पहले के जमाने में मनी ओरिजिनेट नहीं हुई थी। पहले मनी की कोई भी ऐसी थिंग नहीं थी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो। पहले वो लोग क्या करते थे, कोई पर्टिकुलर गुड्स को दूसरे गुड्स से एक्सचेंज किया करते थे। ठीक है, आप समझ सकते हैं, वीट विद राइस। सच ए सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फॉर सेटिस्फाइंग वांट्स का बार्टर सिस्टम। अब जो उस समय जो सिस्टम चलता था कि वो लोग क्या करते थे, किसी उनके पास जो चीज होती थी उसको क्या करते थे, जिसको उस चीज की जरूरत होती थी उसको दे देते थे, और उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत होती है वो सामने वाले व्यक्ति से ले लेते थे। तो उसको क्या कहा जाता था, बार्टर सिस्टम कहा जाता था। जैसे आप वीट और राइस समझ सकते हैं। जैसे किसी इंसान के पास वीट है, किसी पर्सन के पास क्या है, वीट है, क्या चाहिए, राइस चाहिए, और राइस वाले पर्सन को क्या चाहिए, वीट चाहिए। ठीक है, जो वीट वाला पर्सन ए है उसको राइस चाहिए, और जो राइस वाला पर्सन बी है उसको क्या चाहिए, वीट चाहिए। अब ये दोनों क्या करेंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेंगे, जिसको क्या कहेंगे, बार्टर सिस्टम। जो ए पर्सन है वो क्या करेगा, बी को वीट दे देगा, और जो बी है वो क्या करेगा, ए को राइस दे देगा। ठीक है, तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता था, बार्टर सिस्टम कहा जाता है। ऐसे करके पहले के जमाने में लोग एक्सचेंज कर लिया करते थे। अब वही हमें बार्टर सिस्टम थोड़ा ब्रीफ में समझाया गया, क्या दी गई मीनिंग। बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स और सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर द अदर गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग द मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी। अब बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन हमें अंडरलाइन कर लीजिएगा। हमें बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन क्या दी गई है, एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज था जिसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, तो डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विस को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे, किसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ती नहीं थी। जैसे कि मनी, आज के टाइम पे क्या होता है, मनी का यूज किया जाता है
अगर हमें कोई भी चीज परचेस करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सामने वाले को पैसे देते हैं और सामने वाला दुकानदार हमें क्या देता है, जो भी हमें सामान रिक्वायर्ड होता है, जो भी हम खरीदने जाते हैं वो चीजें, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विस को डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विस से ही एक्सचेंज किया जाता था, क्योंकि उस समय मनी ओरिजिनेट नहीं हुई थी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया व्हीट और राइस का, आप इससे समझ सकते हैं। तो व्हीट वाला पर्सन क्या करेगा, राइस वाले पर्सन को क्या व्हीट दे देगा, और राइस वाला पर्सन क्या करेगा, व्हीट वाले पर्सन को राइस दे देगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं, ए बी को क्या देगा, व्हीट देगा, और बी ए को क्या दे देगा, राइस दे देगा। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता था, बार्टर सिस्टम कहा जाता था। और बार्टर सिस्टम की ये डेफिनेशन दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी 2 मार्क में पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस के बारे में। जैसे हम जानते हैं गांव में जो इंडिविजुअल लोग रहते थे उनकी बहुत कम नीड्स होती थी, मतलब बेसिक नेसेसरीज की नीड्स होती है, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। तो वहां पे बार्टर सिस्टम तो चल जाता था, लेकिन जैसे जैसे लोग डेवलप होते गए उनकी नीड्स बढ़ती गई। अब धीरे 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 जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे बार्टर सिस्टम में लिमिटेशंस आनी शुरू हो गई। जैसे कि हम लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स, ठीक है। अब ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे म्यूचुअल एडजस्टमेंट। जैसे किसी को व्हीट की जरूरत है, ठीक है, और उसके पास राइस नहीं है, व्हीट की जरूरत है। व्हीट जनरली किससे एक्सचेंज किया जाता है, पहले टाइम पे राइस से एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन अब किसी को व्हीट की जरूरत है और उसके पास राइस नहीं है, मतलब वो इन तो वो कैसे अब एक दूसरे से एक्सचेंज कैसे करेगा, इसमें दिक्कत आने लगी। तो इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। With the socio-economic development, the needs of human beings increased, and so the economic structure, which was simpler in earlier times, became more complicated. ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लोगों की नीड्स बढ़ती गई और जो पहले सिस्टम चलता था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता गया। जैसे कि बार्टर सिस्टम पहले चलता था वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नाउ दोज हु हैड राइट टू एक्सचेंज फॉर अ व्हीट डिड नॉट नीड व्हीट बट क्रॉस अंडर द बार्टर। अब जिसके पास राइस है व्हीट से एक्सचेंज करने के लिए, उसको व्हीट नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, क्रॉस चाहिए। अब यहाँ पे भी डायग्राम की हेल्प से फिर से समझेंगे। जैसे पर्सन ए था, उसको क्या चाहिए, उसके पास क्या है, व्हीट था, ठीक है। पर्सन बी था, उसके पास राइस है। अब जो पर्सन बी है उसके क्या था, राइस था, लेकिन अब उसको राइस के एक्सचेंज में व्हीट नहीं चाहिए, राइस के एक्सचेंज में व्हीट नहीं चाहिए। अब उसको क्या चाहिए, राइस के एक्सचेंज में क्लॉथ चाहिए। तब ये कॉम्प्लिकेशंस आने लगी कि, लेकिन पहले जनरली क्या किया जाता है, व्हीट को राइस से एक्सचेंज किया जाता है, राइस को व्हीट से एक्सचेंज किया जाता था। तो अब उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि वो कैसे क्लॉथ के लिए एक्सचेंज करें। म्यूचुअल एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत आने लगी। फिर आगे हमें क्या बताया गया है, while on the other hand one who had a cloth did not want rice but wanted ghee in exchange for their cloth। अब जिसके पास क्या था, अब जिसके पास क्लॉथ थे उसको उसके क्लॉथ के एक्सचेंज में राइस चाहिए ही नहीं था, उसको क्या चाहिए, क्लॉथ के एक्सचेंज में घी चाहिए। ऐसे करके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अराइज होने लगी। thus there was a difficulty in establishing a need for each other's goods or services to make the barter possible, making it challenge to establish between uh, individual इंडिविजुअल एंड डिविजिबल गुड्स। अब ये जो बार्टर था आप देख सकते हैं, इसमें बार्टर सिस्टम को इंडिविजुअल और डिविजिबल गुड्स में बांट दिया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आने लगी। क्योंकि आप जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है, जिसके पास राइस है उसको व्हीट नहीं चाहिए, क्लॉथ्स चाहिए, लेकिन जिसके पास क्लॉथ्स है उसको क्लॉथ्स के एक्सचेंज में राइस नहीं चाहिए, उसको क्लॉथ्स के एक्सचेंज में घी चाहिए। ऐसे करके बहुत सारी डिफिकल्टीज अराइज होने लगी। ये तो कुछ गुड्स के एग्जांपल है, और बाकी भी जो नेसेसरी गुड्स होते हैं उनमें भी ऐसे ही डिफिकल्टी अराइज होने लगी। तो ये एक मेन लिमिटेशन है किसकी, बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन जनरली 3 मार्क में पूछी जाती है, और आपको ये तीनों लिमिटेशन से एक्सप्लेन करनी होती है, साथ साथ में बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन भी लिखनी होती है, जो ऊपर हमने अंडरलाइन की थी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या दिया गया, सेकंड लिमिटेशन क्या दिया गया, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। अब बार्टर सिस्टम में ये भी लिमिटेशन थी क्या, कि किसी चीज को हम स्टोर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे आपके पास मनी है या गोल्ड है, आप उसको काफी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास व्हीट है, व्हीट क्या होते हैं, धीरे 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 अगर आप ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल स्टोर कर सकते हो, उसके बाद स्टोर कर सकते हो नहीं।
ठीक है, ऐसे मतलब स्टोरिंग वैल्यू में प्रॉब्लम आने लगी। पढ़ते हैं थोड़ा ब्रीफ में। देयर वाज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन स्टोरिंग वैल्यू हियर द वैल्यू ऑफ मीन्स एक्सचेंज वैल्यू। अ फार्मर में यहाँ पे फिर से एग्जांपल दिया गया, क्या दिया गया? फार्मर में एक्सचेंज व्हीट फॉर पेयर ऑफ शूज और क्लॉथ, बट व्हेन द प्रोडक्टिविटी राइजेस सी ही प्रोड्यूसेस मोर व्हीट, देयर arises a problem of strong surplus wheat। जैसे कोई फार्मर है, उसको व्हीट के एक्सचेंज में क्या चाहिए? शूज और क्लॉथ चाहिए। ठीक है, शूज या क्लॉथ उसको लेना है, लेकिन जब उस फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, पहले से उसने ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस कर लिया, जितना उसके लिए नेसेसरी था उससे थोड़ा ज्यादा प्रोडक्शन उसका बढ़ गया है। ठीक है, तो अब जो सरप्लस व्हीट है, पहले तो जो व्हीट वो उगाता था वो अब जनरली एक्सचेंज करके खत्म हो जाता था और उसके बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाती थी और आराम से उसका लाइफ साइकिल चल रहा था। लेकिन अब इसमें बताया गया कि अगर उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तब जो सरप्लस व्हीट था उसको क्या करे वो? If the wheat can be stored for a long period, then at the future date such stock wheat can be exchanged for a new pair of shoes or clothes or rice. But the question is how to store wheat। अगर हम व्हीट को स्टोर कर के रखते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के, तो फिर फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं? फिर से क्लॉथ्स के लिए उसको, या राइस के लिए, या शूज के लिए, किसी भी चीज के लिए हम एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती थी? व्हीट को स्टोर कैसे करें? ठीक है, when an individual produce on a large scale through one's own effort, she or he had to exchange this produce instantaneously for other goods and services. It was otherwise difficult to store the surplus goods or store the exchange value of these goods। अब इसमें प्रॉब्लम ये राइज होती है, अगर हमारे पास व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, हम फ्यूचर में उसको एक्सचेंज तो कर सकते हैं, लेकिन उसको स्टोर कैसे करें? पहले के टाइम पे तो स्टोर हाउसेस होते नहीं थे कि हम ले जाके कोल्ड हाउस में रखवा दिया, वो काफी टाइम तक वैसे कि वैसा बना रहेगा। लेकिन पहले क्या होता था? पहले कच्चे मकान होते थे, लोग जंगलों में रहा करते थे, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती थी। तो उसको स्टोर कैसे किया जाए, या उसे अगर एक्सचेंज कर लिया जा रहा है करंटली किसी और चीज से, तो जो पर्टिकुलर थिंग हम ले रहे हैं, पर्टिकुलर गुड्स ले रहे हैं, उसको कैसे स्टोर किया जाए, इन सब चीजों में प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी धीरे धीरे। उसके बाद हमें थर्ड लिमिटेशन क्या दी गई है? प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अब मेजरमेंट में भी प्रॉब्लम आने लगी। अगर किसी को व्हीट की व्हीट की जगह क्या चाहिए? राइस चाहिए, तो हम क्या करते हैं? अगर व्हीट, इसमें एग्जांपल क्या दिया है? इफ 20 kg of wheat is equal to 40 kg of rice, then 10 meters of textile and 1 kg घी। अब पहले मेजरमेंट एक बताया गया, एग्जांपल के तौर पे क्या दिया गया है? अगर हम 20 kg व्हीट्स को किससे एक्सचेंज कर सकते थे? 40 kg राइस को। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 kg व्हीट इक्वल टू क्या हो जा रहा था? इसके इक्विवेलेंट क्या था? 40 kg राइस। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट क्या था? 40 kg राइस। डन। उसके बाद फिर बताया गया 10 मीटर्स ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मीनिंग होता है कपड़ा, ठीक है, क्लॉथ्स आप समझ सकते हैं। इक्वल टू 1 kg ऑफ घी। इन मॉडर्न स्ट्रक्चर द क्वेश्चन ऑफ मेजरमेंट एज हाउ मच टेक्सटाइल कैन बी एक्सचेंज फॉर 1 kg घी। अब जैसे क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अब कितना टेक्सटाइल, जैसे 10 मीटर ऑफ टेक्सटाइल एंड इक्वल टू एंड 1 kg ऑफ घी क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पे एग्जांपल नहीं, एग्जांपल क्या है सर? 20 kg ऑफ व्हीट इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस। अब एक क्वेश्चन आ जाता था कि 10 मीटर के क्लॉथ को, एक कपड़े को हम 1 किलो घी से कैसे एक्सचेंज करें, या कैसे मेजर करें उसको कि 1 किलो घी के लिए कितना हम क्लॉथ दे सकते हैं, या कितना क्लॉथ हमें मिलेगा। इट बिकम डिफिकल्ट टू डिटरमाइन सच मेजर्स एंड हेंस अरोज अ नीड ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेजरिंग क्लॉथ। और फिर धीरे धीरे मेजरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। या हम एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, अगर किसी को पेयर ऑफ शूज चाहिए, तो कितना वेट उसको देना पड़ेगा, ये कैसे डिसाइड हो? ठीक है, उसको देना पड़ेगा पेयर ऑफ शूज खरीदने के लिए, ये कितना घी देना पड़ेगा, इन सब मेजर, कुल मिलाकर जो मेजरमेंट था इसमें प्रॉब्लम आने लगी। तो धीरे धीरे क्या एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेजरिंग रॉड की क्या हो गई? डिमांड बढ़ने लगी। एक क्वेश्चन अराइज होने लगे, प्रॉब्लम बढ़ने लगे। दिस लेड टू द ओरिजिन ऑफ मनी। और इस इन सब लिमिटेशंस की वजह से क्या ओरिजिन ऑफ मनी हुआ? ठीक है, ओरिजिन ऑफ मनी और डेवलपमेंट ऑफ मनी के बारे में अगला टॉपिक हमें दिया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे कि पहले स्टार्टिंग में इवोल्यूशन ऑफ मनी में, पहले स्टार्टिंग में कौन से फॉर्म में मनी यूज किया जाता था,
ठीक है। फिर कौन से फॉर्म में आया, फिर धीरे 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 कैसे कैसे मनी का फॉर्म चेंज होता गया और करंटली कौन सी मनी यूज हो रही है। ठीक है, तो आप ये अंडरलाइन कर लीजिए, तीनों ये जो तीनों लिमिटेशन दी गई हैं, तीनों ही लिमिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेशन है। कभी कभी बोलते हैं 2 मार्क में क्या, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू को एक्सप्लेन कीजिए। कुछ टर्म्स दे देते हैं आपको 2-2 मार्क में, कहते हैं एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ये इंडिविजुअली भी आ सकता है या 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है, और ये कई बार एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम से पूछा भी गया है। फिर अगला पॉइंट हमें क्या दिया गया है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। ठीक है, evolution of money in order to simplify the procedure of exchange and introduce a universal acceptable medium which satisfy the store value of the function under the barter system commodities and animal were used as the medium of exchange। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, फिर जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ, धीरे धीरे बार्टर सिस्टम में लिमिटेशंस फेस होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को यूज करना चालू किया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे एग्जांपल दिया गया है, क्या दिया गया है, आगे पढ़ते हैं। आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, एनिमल वर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एग्रीकल्चर बीइंग मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, there was a large production of crops of which the required stock stored, the rest of the crops were sold to buy animals। तो पहले के टाइम पे क्या होता है, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, तो वो लोग क्या खेती करते थे, और जो भी उनकी क्रॉप्स प्रोड्यूस होती थी तो वो अपने लिए सफिशिएंट, मतलब उनका एक साल अच्छे से निकल जाए, इसलिए अपने लिए सफिशिएंट जितनी भी क्रॉप्स होती है उसको स्टोर करके रख लेते थे। और मतलब उसके जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स होती है, जो सरप्लस क्रॉप्स होती थी, उनको क्या करते थे, उनको सोल्ड करके मतलब उनकी हेल्प से क्रॉप्स को सोल्ड करके क्या करते थे, एनिमल्स को खरीद लेते थे। When the required animals could be sold to get goods, और जब उनको जरूरत पड़ती किसी चीज की तो वो क्या करते थे, एनिमल्स को सेल करके वो दूसरा गुड्स खरीद लेते थे। तो ऐसे करके एनिमल्स को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया गया था पहले के टाइम पे। सर्विस और इवन द क्रॉप्स इन रिटर्न, इन दिस वे द एनिमल्स लाइक हॉर्स, काउ, फैलो बिकम द मीन्स ऑफ एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी एंड ट्रेड। फिर इस तरह धीरे धीरे क्या होगा, हॉर्स, काउ एंड बफेलो को क्या मान जाएगा, मीन्स ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता था, मीडियम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाने लगा। ठीक है, और ट्रेड के लिए भी इन्हें यूज किया जाता। पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता था, अगर हॉर्स, काउ, फैलोज है तो रिच माना जाता था, लोग बहुत सारे हॉर्स है, बहुत सारे काउस है, तो ऐसा मतलब एक लेवल माना जाता था, हाँ ये लोग प्रॉपर्ली अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, प्रॉपर्ली फुलफिल हो, इनकी जो नीड्स है प्रॉपर्ली फुलफिल हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें बताया गया द यूज ऑफ, आगे बढ़ते हैं, द यूज ऑफ एनिमल्स एज स्टैंडर्ड मेजर एंड कॉमन मीडियम ऑफ ट्रेड आल्सो बिकम अ लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट डिफिकल्टीज। और जो एनिमल्स का जो हम पढ़ रहे थे, क्या जो एनिमल्स को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज करते थे, मीडियम ऑफ ट्रेड की तरह यूज करते थे, तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी लिमिटेशंस आने लगी, उनमें भी डिफिकल्टीज फेस होने लगी। कौन कौन सी डिफिकल्टीज को यहाँ पे हमें शॉर्ट में समझाया गया। एनिमल्स आर, जो एनिमल्स है वो मोर्टल है, उनकी भी डेथ होती है कभी ना कभी, वो भी मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बताया गया है, दे गेट सिक एंड डाई, धीरे वो भी जैसे हमें बीमारियां होती है वैसे उन्हें भी बीमारियां होती है, वो भी बीमार हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। देयरफॉर द स्टोरेज ऑफ वेल्थ इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स वाज नॉट एडवाइजेबल। इसलिए कहा जाता था, एक लिमिटेशन क्या उभर कर रहा है कि अगर हमें किसी अपनी वेल्थ का स्टोर करना था, हम ये नहीं कर सकते, एनिमल्स के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो क्या किया जाए, जो सरप्लस क्रॉप्स होती थी उनको सेल करके एनिमल्स को खरीद लिया जाता था, एनिमल्स परचेस कर लिए जाते थे, और फिर उनको जब हमें जरूरत होती तो एनिमल्स को सेल करके हम पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस जिन चीज की हमें जरूरत होती थी वो खरीद लेते थे। लेकिन अब ये इनकी लिमिटेशन निकल के आई, क्या ये मोर्टल है, बीमार पड़ जाते हैं। तो जब कोई भी, अगर हमने कोई भी अपनी जो क्रॉप्स थी, सरप्लस क्रॉप्स थी, उससे कोई पर्टिकुलर एनिमल खरीद परचेस कर लिया, और परचेस करने के बाद ही कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई, तो हमारी जो वेल्थ थी वो तो डिस्ट्रॉय हो गई, अब उसका कोई यूज हो सकता नहीं है। तो इसी तरह कहा गया है इसमें कि जो एनिमल स्टोरेज ऑफ वेल्थ इन टर्म्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ एनिमल इज नॉट एडवाइजेबल। फिर धीरे धीरे ये इसकी लिमिटेशन उधर का आने लगी, तो फिर जैसे जैसे फिर से सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आने लगे, लोगों के विचार बढ़ने लगे, लोग अपनी सोच बड़ी करने लगे, और फिर उन्हें लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, कोई और मीडियम ऑफ चेंज ढूंढना चाहिए जो कि जिसकी कोई ये सारी लिमिटेशंस ना हो।
ठीक है, तो अब अगला पॉइंट हमें दिया गया द वैल्यूएबल मिनरल्स स्टोन्स वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ एनिमल्स। फिर उन्होंने क्या किया, जो वैल्यूएबल मिनरल्स और स्टोन्स थे उनको यूज करने लगे। ठीक है, जो जो भी मिनरल स्टोन्स है उनका यूज करके वो क्या करने लगे, उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया, उसको एज ए मींस ऑफ एक्सचेंज यूज करने लगे। एट द ऑनसेट ऑफ इंपीरियलिज्म द यूज ऑफ कॉइन्स स्टार्टेड एज अ मींस ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द किंगडम। द ओनली लिमिटेशन वाज दे वर यूज्ड इन लिमिटेशन ऑफ सोसाइटीज एंड रीजन। ठीक है, फिर धीरे 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 जैसे फिर कॉइन्स स्टार्ट हो गए, लेकिन जो कॉइन्स चलते थे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे किंग्स थे, रूलर्स थे जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए, सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, इन सिक्के चलवाए आप कह सकते हैं। तो लेकिन उनकी लिमिटेशंस क्या होती थी कि वो पर्टिकुलर जो किंग है उसके किंगडम में ही यूज होते थे, उसके किंगडम में ही चलते थे। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन थी, बाउंड्रीज थी। अगर पर्टिकुलर किंग के किंगडम का कॉइन दूसरे किंगडम में लेके जाते थे, उनका यूज नहीं हो पाता था। ठीक है, अब जैसे आप करंटली एग्जांपल क्या समझ सकते हैं, अगर आप यूएस डॉलर्स को बिना कन्वर्ट इंडियन रुपीस में बिना कन्वर्ट कराए लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे लोकल कोई वेंडर आपको कोई भी चीज आप परचेस करने जाते हैं तो कोई भी गुड्स या सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करेगा लोकल वेंडर, या कोई भी लोकल शॉप आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर आप उनको डॉलर देते हैं, यहाँ जैसे इंडिया में है तो इंडियन करेंसी चलती है, रुपीज ही चलती है। वैसे अगर आप यूएसए जाते हैं तो क्या होता है, आपको अगर आप किसी भी लोकल शॉप में इंडियन रुपीस का यूज नहीं हो पाएगा, कोई भी लोकल शॉप का ओनर आपको कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो वैसे पहले के टाइम पे किंगडम में होता था कि अगर आपके पास पर्टिकुलर किंगडम का कॉइन है तो आप दूसरे किंगडम में उसको यूज कर सकते हैं नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जैसे कि अगर आप यूएसए जाए तो आप अपनी मनी को यूएसए के करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये सब एक अलग टॉपिक, लेकिन हम ये तो एक एग्जांपल दिया गया था आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम अपने टॉपिक की ओर फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्या आगे क्या दिया गया है हमें, डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ से रह गया था। Industrialization inspired the need for modern money as a means of exchange. Support of central government money became the widely accepted as a means of exchange of goods and services. Money also succeeded overcoming the limitations of storage of the value of money advent. तो हमें सिंपल से इसमें क्या बताया गया, डेमोक्रेसी और इंडस्ट्री, जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे इंस्पायर होकर मॉडर्न मनी को मीन्स ऑफ एक्सचेंज मान लिया गया। उस मॉडर्न मनी को क्या करने लगे, हम एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज यूज करने लगे। और जो हमारी मॉडर्न मनी है उसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और वो वाइडली एक्सेप्टेबल है। जैसे इंडिया की करेंसी क्या रुपीज में है, तो पूरे इंडिया में रुपीज में करेंसी चलती है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी ओल्ड मनी की लिमिटेशन थी वो यहाँ पे आके फिनिश हो जा रही थी। हम मॉडर्न मनी को स्टोर भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक अपने पास रख सकते हैं। हम कोई भी चीज अपने लिए मॉडर्न मनी से परचेस कर रहे हैं, मतलब आप ये समझ सकते हैं जितनी भी लिमिटेशन थी वो मॉडर्न मनी के आने से फिनिश हो गई, जितनी भी लिमिटेशन थी वो एडवांटेजेस में आप समझ सकते हैं बदल गई। ठीक है, अब एक बार हम पोजीशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी का शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम के बाद एनिमल्स को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होने लगे। ठीक है, फिर एनिमल्स जो थे वो भी मोर्टल थे, क्या थे, एनिमल्स जो थे वो भी मोर्टल थे और वो सिक हो जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। ये लिमिटेशंस आ गई एनिमल्स में। फिर कुछ समय बाद क्या होने लगा, वैल्यूएबल मिनरल्स और स्टोन्स को हम क्या करने लगे, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करने लगे। उसके बाद फिर क्या है, जैसे जैसे इंपीरियलिज्म बढ़ा, क्या हुआ, जो भी किंगडम के किंग्स थे उन्होंने क्या किया, कॉइन स्टार्ट कर दी, यूजेस ऑफ कॉइन एज ए मनी स्टार्ट हो गया। फिर लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन थी, उसकी एक मेन लिमिटेशन क्या थी, वो जो पर्टिकुलर किंगडम का कॉइन था एक पर्टिकुलर किंगडम में ही चलता था, दूसरी जगह में यूज कर सकते थे नहीं, इसलिए उसमें भी लिमिटेशन थी। तो धीरे 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 फिर क्या हो गया, एक वाइडली एक्सेप्टेड मनी जो जिसको मॉडर्न मनी कह सकते हैं उसका ओरिजिनेट हुआ और वो करेंटली यूज हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये याद रखिए 3 मार्क में बोर्ड के क्वेश्चन में पेपर में लगभग 5 से 6 बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपको जस्ट क्या पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी।
ठीक है, तो आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट हमें दिया गया है मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। अब यहाँ पे सिंपल सी मीनिंग दी गई है मनी की। जैसे हमारे इकोनॉमिक्स है कौन, अल्फ्रेड मार्शल, जिनका नाम क्या है, पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने क्या बताया, मनी इज अ मीडियम व्हिच इज यूज्ड एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस टाइम ऑफ प्लेस। ठीक है, मनी एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसमें अगर हम किसी से भी एक्सचेंज करते हैं विद द मनी तो उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता। ठीक है, इजीली हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यही बताया गया है। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आपको मनी ऐसे मीडियम एक्सचेंज पूछा जाता है तो आप पहले मनी की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मनी के बारे में समझाएंगे। ठीक है, अगर यह ओरिजिनेशन मनी कैसे ओरिजिनेट हुई वो पूछा गया तब भी आप क्या करेंगे, पहले मनी की एक दो डेफिनेशन आपको जो भी याद रहे, अगर एक याद का कंपलसरी आपको एक डेफिनेशन तो लर्न होनी चाहिए। एक डेफिनेशन लर्न तो पहले हम इंट्रोडक्शन के टाइप में डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके बाद ओरिजिन ऑफ मनी के बारे में लिख देंगे, पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें रॉबर्टसन जी की डेफिनेशन दी गई है, व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड मनी। मनी क्या है, जो भी चीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हमें कोई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस खरीदनी है तो उसके एक्सचेंज में अगर जो भी चीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है उसको हम क्या कह सकते हैं, मनी कह सकते हैं, सिंपल टर्म्स में। ठीक है, फिर आगे में फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में बताया गया है। आइए चलिए हम फंक्शंस ऑफ मनी पे आगे बढ़ते हैं। पहला फंक्शन दिया गया, क्या दिया गया है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। The most important function of money is to act as a medium of exchange and trade. सबसे पहला फंक्शन क्या है, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम मनी को ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि अगर हमें क्लॉथ बाय करने हैं तब भी हम मनी के एक्सचेंज में बाय कर सकते हैं, राइस बाय करना है तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, घी बाय करना है तब भी लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, आपको व्हीट की जगह क्या बार्टर करना पड़ता था, राइस बार्टर करना पड़ता था। ठीक है, ऐसे करके आप हम मनी के हेल्प से क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज बाय कर सकते हैं। इट रिमूव्स द लिमिटेशन लाइक limitations of double coincidence of bonds makes exchange easier। अब जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स थी, जैसे कि मैंने आपको समझाया व्हीट और राइस के एग्जांपल से, उसी को क्या कह सकते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। जैसे व्हीट वाला पर्सन है उसको राइस नहीं चाहिए, उसके बदले में क्लॉथ चाहिए, लेकिन जो क्लॉथ वाला पर्सन है उसको व्हीट नहीं चाहिए, उसके क्लॉथ के बदले में राइस चाहिए। तो ऐसे करके ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो जाते थे, जिसकी मनी के आने से ये लिमिटेशंस क्लियर हो गई, ये लिमिटेशन खत्म हो गई, जिसकी वजह से मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसीडर किया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट दिया गया, मनी एज ए स्टोर वैल्यू। मनी को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग, जैसे क्रॉप, पहले के टाइम पे क्रॉप्स थी तो क्रॉप्स को हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर नहीं कर सकते थे, लेकिन अब मनी को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं बहुत लॉन्ग। आगे बढ़ते हैं थर्ड हमें फंक्शन क्या दिया गया, मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। मनी की हेल्प से हम किसी भी गुड्स या सर्विस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मान सकते हैं करेंटली 1 केजी व्हीट का प्राइस अप्रॉक्स, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, पर 25 या 30 रुपए चल रहा होगा। ठीक है, 1 केजी व्हीट का प्राइस। तो ऐसे करके हम किसी भी चीज की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। जैसे एक पेन है, एक पेन की प्राइस 10 रुपीज होती है, 5 रुपीज होती है, इसलिए हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मनी ऐसा मेजर वैल्यू भी एक क्या है, फंक्शन है मनी का। ये तीनों ही फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फंक्शन कभी कभी इंडिविजुअली भी पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 मार्क में भी पूछे जाते हैं। तो आप इसको तीनों फंक्शन को एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ मनी के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मनी हमारा अगला टॉपिक दिया गया है। टाइप्स ऑफ मनी में क्या बताया गया है, हम पढ़ते हैं। सिंस द टाइम of barter system, animals or precious stones were used as a means of exchange and storage. Where thereafter the metal coins came into existence, which were followed by the government regulated notes and currency coins. This was succeeded by the banking system, credit card and e-banking system. The types of money, अब देखिए जैसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, एनिमल्स प्रेशियस स्टोन्स का यूज होता था, वैसे अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस होते गए, वैसे क्या हुआ, मनी का ओरिजिनेट हुई और मनी के बहुत सारे टाइप्स हैं। मेनली यहाँ पे 6 टाइप्स दिए गए हैं। कौन से, कमोडिटी मनी,
सबके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या होती है। पहला टाइप क्या दिया है, कमोडिटी मनी, एनिमल मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, बैंकिंग मनी। अब करंटली हम कौन से टाइप का के फॉर्म ऑफ मनी यूज करते हैं, जैसे पेपर मनी करंटली हम यूज करते हैं, प्लास्टिक मनी यूज करते हैं और बैंकिंग मनी। अब पेपर मनी जो हम करेंसी यूज करते हैं वो बैंकिंग मनी यानी ई मनी आप समझ सकते हैं, यूपीआई वगैरह। प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ठीक है, तो पहले मेनली मनी को 6 पार्ट्स में बांटा गया है। पहले कमोडिटी मनी जो हम बार्टर सिस्टम में करते थे, एक्सचेंज टू एक्सचेंज। फिर एनिमल मनी, फिर हम जैसे एक बार्टर सिस्टम के बाद क्या आया था, एनिमल मनी का यूज होना शुरू हुआ। एनिमल्स को एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करना शुरू कर दिया गया था। उसके बाद मेटल मनी जो प्रेशियस मेटल्स और मिनरल्स होते थे उनके हेल्प से कॉइन्स चले, मेटल कॉइन्स चलाए गए थे कि पर्टिकुलर किंगडम्स में, तो उसको हम मेटल मनी कह सकते हैं। आप ये याद रखिए टोटली कितने टाइप्स की मेनली मनी के कितने टाइप्स बताए गए, 6 टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है। और कौन कौन से हैं ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या आ रहा है, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन सबसे पहले हमें किसने दी है, एपी लर्नर जी ने दी है। क्या दी गई है, अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। एक ऐसी सिचुएशन जब क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, जैसे आप मान सकते हैं कि अगर जैसे डिमांड है, अभी डिमांड 1 क्विंटल व्हीट की है, लेकिन सप्लाई सप्लाई कितनी है, 80 80 हाँ 1 क्विंटल, हाँ 80 केजी व्हीट्स की है। करंट सप्लाई कितनी है व्हीट्स की, 80 केजी व्हीट्स की सप्लाई है। तब क्या क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। लोग सोचेंगे जो 20 केजी डिमांड हो रही है, 20 केजी एक्स्ट्रा डिमांड हो रही है, तो लोग सोचेंगे हम परचेस करें, तो कुछ धीरे 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 पर्टिकुलर जैसे व्हीट है, व्हीट का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। तो हम सिंपल सा समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि जब भी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की, तो अब क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब होता है महंगाई। जब भी किसी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन सप्लाई कम होगी, मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होगी, तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली राइज हो जाएंगे। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा होगा टोमेटो के प्राइस राइज हुए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई हमें, क्या दी गई है, इन्फ्लेशन इज सेड टू ऑकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर रियल इनकम। इन्फ्लेशन हम कब कह सकते हैं, इन्फ्लेशन को क्या कह सकते हैं, हम कैसे मेजर कर सकते हैं, जब मॉनेटरी इनकम जो है राइजेस देन द रियल इनकम। अब ये समझ सकते हैं, मॉनेटरी इनकम को समझ सकते हैं जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो पहले जॉब करता था, उसकी सैलरी क्या थी, 10,000 थी, लेकिन अब उसकी सैलरी क्या हो गई है, 15,000 हो गई है। लेकिन अब मॉनेटरी उसकी, हम ये कह सकते हैं उसकी मॉनेटरी इनकम बढ़ गई, लेकिन रियल इनकम अभी तक नहीं बढ़ी है। तब भी इन्फ्लेशन, जब उसकी सैलरी 10,000 थी तो पहले अपने बेसिक नेसेसिटीज के बारे में देखता था, वो बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए बेसिक गुड्स को परचेस करता था। लेकिन अब उसकी जो सैलरी 5,000 से अपग्रेड हो गई, तब क्या करेगा, थोड़े बहुत वो लग्जरियस गुड्स परचेस करने की भी डिमांड करेगा। तो क्या होगा, इसकी वजह से भी कभी कभी इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, तो आप ये दोनों डेफिनेशंस कर लीजिएगा और राइट डाउन कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहले तो इन्फ्लेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। पहली कैरेक्टरिस्टिक दी है, कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। कॉन्स्टेंटली अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस राइज हो रहा है तो क्या कह सकते हैं हम, इन्फ्लेशन हो रही है, या महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसको हम सिंपल हिंदी वर्ड्स में कहें तो। फिर सेकंड, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की जितने भी सेक्टर्स हैं, सभी सेक्टर्स में प्राइस राइज होने से हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन बढ़ रही। परचेसिंग पावर, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो परचेसिंग पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट दिया गया है, द राइज इन प्राइस लेवल्स आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट इन इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन में फुल्ली जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सब कुछ फुली एम्प्लॉयड है, फिर भी अगर प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है तो क्या कह सकते हैं हम, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। फिर सम अदर पॉइंट्स कंसीडर्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए जिनके हेल्प से हम
इन्फ्लेशन को और अच्छे से समझ सकते हैं। क्या दिया गया? व्हेन द गवर्नमेंट केप्ट कंट्रोल ओवर द सप्रेस्ड इंक्रीज इन प्राइस लेवल बाय रूल्स, लॉ, सब्सिडीज, इट इज कंसीडर्ड इन्फ्लेशन इवन इफ देयर इज नो प्राइस राइज, इट इज कॉल्ड अ सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जब गवर्नमेंट प्राइस राइसेस को कंट्रोल करती है लॉ, अपने लॉस के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये इन्फ्लेशन तो तब भी हो रही है, बस गवर्नमेंट क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन को टोटली कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तब भी क्या होगी? हमारे प्राइस राइसेस होंगे। तो उसको क्या, तब उस समय उस इन्फ्लेशन को क्या कहा जाएगा? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहा जाएगा। ये कभी कभी एक मार्क एमसीक्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा या एक बार जस्ट रिमेम्बर कर लीजिएगा, एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, इस अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे आप एग्जाम के टाइम पे जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेंगे इन डेफिनेशंस को, जो छोटी छोटी डेफिनेशन दी गई हैं। तो क्या होगा? आपके एमसीक्यू जो होंगे वो एक भी गलत नहीं हो पाएंगे। इफ if in an economy for shorter period of time, if there is an increase in the price of limited goods or service, then it is not inflation. अगर किसी भी इकोनॉमी में थोड़े समय के लिए किसी पर्टिकुलर गुड्स की किसी पर्टिकुलर लिमिटेड गुड्स और सर्विस की प्राइस राइज होती है, तो हम उसको क्या उसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर आप ये भी इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इफ इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इफ देयर इज इंक्रीज इन अ प्राइस ऑफ लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज, देन इट इज नॉट इन्फ्लेशन। अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस जो लिमिटेडली अवेलेबल है, अगर उसका प्राइस राइज होता है तो हम उसको क्या इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। When some factors of production employment price rise, then producers get incentive to produce more, so economic activity gets boosts and the factor of employment of production rises and prices falls. ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर आगे हमें कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है। इन्फ्लेशन मीन्स द कांस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इन्फ्लेशन का सिंपल सा मीनिंग बताया गया। वो डिफिनेशन जो ऊपर दी गई है वो तो इन्फ्लेशन की एग्जैक्ट डिफिनेशन है ही, लेकिन इसमें भी एक डिफिनेशन आपको मिल जाती है। इन्फ्लेशन मींस द कांस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये ऊपर वाली डेफिनेशन है, बस थोड़ा इसको लिखा गया है वैसे। द टू मेजर फैक्टर्स, कौन कौन से दो मेजर फैक्टर्स हैं? डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड इन्फ्लेशन कॉज करने के मेनली दो ही फैक्टर इंपॉर्टेंट बताए गए, क्या? डिमांड एंड सप्लाई। सो द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग, दो मेजर कौन कौन से फैक्टर्स बताए गए? इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब इंक्रीज इन डिमांड को पढ़ेंगे कि इंक्रीज इन डिमांड होता क्या है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है, अब इंक्रीज इन डिमांड आप समझिए कि जैसे किसी पर्टिकुलर चीज की डिमांड है, वो बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई अभी भी कम है, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी चीज की डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होगा? प्राइस जो होंगे कम होते चले जाएंगे। अब कह सकते हैं इन्फ्लेशन डिक्रीज होती चली जाएगी। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। If the supply is not provided or if they provide slower than increasing demand, then there is an increase in price of the product. अगर किसी भी चीज की सप्लाई कम है या बहुत कम सप्लाई किया जा रहा है, बहुत धीरे से सप्लाई किया जा रहा है, तब भी क्या होगा? उसी पर्टिकुलर गुड्स के प्राइसेस राइज होंगे। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है? इफ there is inflation due to increase in aggregate demand compared to aggregate supply, then it is called demand pull inflation. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप अंडरलाइन कीजिएगा। If there is inflation due to increase in aggregate demand as compared to aggregate supply, then it is called demand pull inflation. जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है? एक उसको क्या कहा जाता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है, जो करंटली डिमांड है वो सप्लाई से बढ़ गई है, तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाएगा। द मेजर रीजंस फॉर इंक्रीज इन डिमांड आर फॉलोइंग। अब डिमांड किन रीजंस की वजह से बढ़ती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। अब जब भी हमारी इकोनॉमी में सप्लाई मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, तब भी क्या हो जाती है? डिमांड बढ़ जाती है। जैसे मॉनेटरिस्ट कंसीडर इन्फ्लेशन एज प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना। जो मॉनेटरिस्ट होते हैं या आप कह सकते हैं जो इकोनॉमिक्स होते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो
इन्फ्लेशन और टोटली क्या है, एक मॉनेटरी फेनोमेना है। अकॉर्डिंग टू देम, if there is an increase in money in a state of individual can earn more income because which the demands and necessities increase against the increase in the demand, supply remains steady। जब भी हम ये समझ सकते हैं, सिंपल सा है, अगर जब भी हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होती है, डिमांड बढ़ती चली जाती है। फिर सेकंड क्या दिया, इंक्रीज इन पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, ठीक है, तो लोगों जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो फिर जो है डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होती चली जाएगी, तो फिर से क्या हो जाएगा, प्राइस राइज हो जाएगा। तो जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, क्या दिया गया, ओवर पॉपुलेशन। जब भी जैसे कोई भी कंट्री अगर वो ओवर पॉपुलेटेड, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा, आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, क्लास में 5 बच्चे हैं तो सिर्फ 5 पेन्स की ही जरूरत है, लेकिन क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 पेन की जरूरत पड़ेगी, वो 100 लोग पेन और नोटबुक परचेस करेंगे। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से डिमांड कैसे बढ़ती है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या है, एक इन्फ्लेशन का कॉज है। पढ़ते हैं क्या, the major factors affecting the price and supply of the goods and services, supply oriented economists believe that when there is an increase in production cost there is an increase in price। अगर जो पहले प्रोडक्शन, मान लीजिए आप एक पेन परचेस करते हैं, उसका पहले प्रोडक्शन क्या था, पीसीएम बोल सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट 2 रुपए था, लेकिन अब रॉ मटेरियल महंगा हो गया और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गया, उसी पेन का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गया, 4 रुपए हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो पेन पहले 2 रुपए में प्रोड्यूस होती थी और हमें कितने में मिलती थी, 5 रुपए में मिलती थी, अब वही पेन कितने में हो रही है प्रोड्यूस, 4 रुपए में हो रही है, और उसी पेन का प्राइस क्या हो गया, 10 रुपीज गया है। उसी पेन का प्राइस क्या हो गया है, 10 रुपीज हो गया है, ठीक है, ठीक है। फिर अदर रीजन, अब आप देख सकते हैं अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन कहा जाता है, या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन कहा जाता है। अंडरलाइन के लिए, द इन्फ्लेशन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, ठीक है। फिर अदर रीजंस कुछ दिए गए हैं, हमें लास्ट टॉपिक दिया गया हमारे चैप्टर का। द मेजर रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के मेजर रीजंस क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, बस। बट इसके अलावा भी कुछ और रीजंस है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमारे इन्फ्लेशन को इफेक्ट करते हैं। क्या, टैक्सेशन पॉलिसी, द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कॉज इन्फ्लेशन। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। कैसे, द हाई इंक्रीज इन टैक्स रेट्स इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट द प्रोडक्ट्स व्हिच लीड्स टू द राइज इन इन्फ्लेशन। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ाती जाती है उससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाती है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे आप मान सकते हैं किसी पर्टिकुलर गुड्स पे 18 पहले कम टैक्स लगता था, अब 18% जीएसटी लग रही है, 28% जीएसटी लग रही है। तो ऐसे जैसे 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 क्या होगा, गवर्नमेंट अपने टैक्स बढ़ाती चली जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी और पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या दिया, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। जब इंपोर्ट प्राइसेस में इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी। जैसे कि एग्जांपल दिया, जैसे इंडिया 70% पेट्रोलियम क्या करती है, इंपोर्ट करती है। अब जिस कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस कंट्री के जो भी उस कंट्री के लोग हैं, जहां जिससे भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो अगर इंपोर्ट प्राइसेस को बढ़ा देता है तो हम अगर इंपोर्ट करके ला रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे यहाँ जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर से इन्फ्लेशन कॉज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या दिया गया, स्कैरसिटी। When there is a scarcity of items of raw material, electricity or requirement of production, it leads the increase in price level of goods and services. Scarcity prevails for the long period during the production or extensive in a nature, it can be cause inflation। जैसे कि बताया गया, अब किसी चीज की अगर जैसे रॉ मटेरियल की स्कैरसिटी हो गई, रॉ मटेरियल की कमी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो गई, किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कमी हो गई, एक ऐसी कोई भी चीज जिसका जो हमें प्रोडक्शन के रिक्वायर्ड होती है उसकी कमी हो जा रही है, उसकी स्कैरसिटी हो जा रही है, तो क्या होगा, उससे भी क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो सप्लाई कम होगी, और जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा,
इन्फ्लेशन कॉज होगी। फिर अब चलिए हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, तो इसके साथ साथ हम एक जो भी इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर के क्वेश्चन 3 मार्कर और 5 मार्कर उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि 3 मार्कर में आप देख सकते हैं क्या, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ मनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। फिर 5 मार्कर देखते हैं, डिफाइन अ बार्टर सिस्टम, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, डिफाइन इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसमें सेकंड वाला कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है 5 मार्कर्स में ना। इसी के साथ हम चैप्टर को फिनिश करते हैं। थैंक यू।